So we'll go ahead with next topic और अगला टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। अब इन टोटल हमारे 4 ही टॉपिक बाकी है। एलसी ऑसिलेशन विच इज मोर और लेस इट इज प्योरली थ्योरी, सिर्फ एक दो इक्वेशंस बीच में आएंगे। फिर है रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट में दो टाइप के रेजोनेंट सर्किट हमको देखना है, एक है सीरीज रेजोनेंस, एक है पैरेलल रेजोनेंस। एंड देन लास्टली वी आर सपोज टू डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड एज क्यू फैक्टर, उसको हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो इन टोटल 4 टॉपिक है, उसमें से 2 टॉपिक दे आर एक्सट्रीमली सिंपल एंड वेरी शॉर्ट। तो पहला टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। नाम में ही है ऑसिलेशंस, और अगर आपको याद होगा ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो टाइप ऑफ थिंग। मैं मोशन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मोशन नहीं है, पर टू एंड फ्रो मतलब एक चीज होगी फिर दूसरी होगी, वापस से पहली होगी फिर दूसरी होगी, तो सेम थिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग after equal intervals of time. Such physical parameter they are called as oscillatory parameters. तो यहाँ पे एल सी नाम में ही है, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर। हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ एल और सिर्फ सी है, देर इज नो आर, देर इज नो बैटरी ऑल्सो। तो यू हैव अ सर्किट विच हैज ओनली इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो पहले पूरा आइडिया समझ लेना कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे होगा क्या, पहले वो पूरा समझ लेना और बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जस्ट नोट इट डाउन फॉर यू। तो हमारे पास एक सर्किट है, एज आई टोल्ड यू, इस सर्किट में देयर इज नो बैटरी, नो एक्सटर्नल सप्लाई, यू हैव ओनली वन इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर। तो आई विल पुट अ कैपेसिटर ओवर हियर। हमारे पास एक कैपेसिटर है, देन वी हैव इंडक्टर हियर एंड वी हैव अ की अरेंजमेंट हियर। की का काम सिर्फ सर्किट को ओपन या क्लोज करने का है। तो की का काम क्या है, सर्किट को ओपन या क्लोज करना, दैट्स द ओनली थिंग। हमारे पास यहाँ पे एज आई सेड यू हैव वन कैपेसिटर एंड यू हैव वन इंडक्टर। तो एक कैपेसिटर है एक इंडक्टर है, दिस इज कैपेसिटर एंड यू हैव एन इंडक्टर ओवर हियर। इंडक्टर का मतलब होता है कॉइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टर? कॉइल। तो याद रखना अभी, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि कॉइल को कॉइल नहीं बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे, इंडक्टर या फिर इंडक्टेंस कॉइल। इस कैपेसिटर का कैपेसिटी है C, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L, एंड हियर यू हैव अ की अरेंजमेंट। तो यू हैव सम काइंड ऑफ की अरेंजमेंट हियर, ये की है K। अब आइडियली आपको ये पता होना चाहिए कि इंडक्टर और कैपेसिटर करते क्या है। कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। 3 इक्वेशन हमने देखे थे, एक था हाफ सी वी स्क्वायर, एक था क्यू स्क्वायर बाई 2c, और एक तीसरा है विच वी डू नॉट नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हमको सिर्फ क्यू स्क्वायर बाई 2c चाहिए। तो कैपेसिटर में होता क्या है, कैपेसिटर में यू हैव चार्जेस, यू हैव पॉजिटिव चार्जेस एट से हियर। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा सामने वाली प्लेट पे। तो देर इज सम चार्ज, और आपको ये पता होना चाहिए जहां पे चार्ज का सेपरेशन हो, वेन एवर देर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, व्हाट इज देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट वी हैव सीन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या स्टोर्ड है, एनर्जी। तो लेट अस से हमारे पास एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर था, फुल्ली मतलब 100% चार्ज कैपेसिटर है, और यहाँ पे जब तक की क्लोज नहीं करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हमने सेल्फ इंडक्टेंस के केस में देखा था, वेन एवर यू हैव करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले पूरा आइडिया बेसिक के साथ क्लियर होना चाहिए। कैपेसिटर अगर चार्ज है तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है। कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है, विच इज क्यू स्क्वायर बाय 2c। और अगर इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और उसमें भी एनर्जी स्टोर्ड है, विच इज Li स्क्वायर अपॉन 2। यह भी हमने रिसेंटली पिछले चैप्टर में ही डिराइव किया था। एनर्जी ऑफ अ सर्किट या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, Li स्क्वायर बाई 2। याद है? नहीं याद होगा तो हाफ सी वी स्क्वायर तो याद होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ
सी की जगह पे एल, वी की जगह पे आई, तो हाफ सी वी स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड, और हाफ एल आई स्क्वायर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी। तो अल्टीमेटली तुमको पता ही होना चाहिए कि इंडक्टर और कैपेसिटर करते क्या है। इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। तो आई स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ, क्योंकि यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। सो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो इज, वी नो दैट capacitor and inductor store energy in their electric and magnetic fields respectively, electric and magnetic fields respectively. तो कैपेसिटर में कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक, क्योंकि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इंडक्टर में कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है, मैग्नेटिक, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। एंड दीज एनर्जीज आर गिवन बाय, these energies are given by, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन मुझे इन टर्म्स ऑफ चार्ज चाहिए तो क्यू स्क्वायर बाय 2c। और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर। अब हमने इस सर्किट में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया विच इज फुल्ली चार्ज, और एक हमने इंडक्टर कनेक्ट किया है, और एक की है जो अब तक ओपन है, मतलब की क्लोज नहीं है, तो की इज ओपन। सो लेट अस कंसिडर, let us consider a fully charged capacitor, let us consider the fully charged capacitor connected across, किसको कनेक्ट किया आपने, कनेक्टेड अक्रॉस, किसको कनेक्ट किया, कौन है ये, कौन है, इंडक्टर। तो कनेक्टेड अक्रॉस, अक्रॉस इंडक्टर, कनेक्टेड अक्रॉस इंडक्टर वाया, वाया मतलब थ्रू, वाया अ की। जो नोट्स में डायग्राम है उसमें की नहीं है, डजंट मैटर, ओरली लिखा है कि वहां की है, समझ लेना की है, तो वहां पे की होगा एक, राइट, वाया अ की। देन अब इसके आगे पूरा वर्किंग समझ लो, फिर बाद में हम वापस से आएंगे लिखने के काम पे। जैसे ही तुम की क्लोज करते हो, की क्लोज करने से पहले कैपेसिटर फुली चार्ज था, सारा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में था, कंडक्टर नहीं था क्योंकि सर्किट ओपन था, मतलब करंट नहीं है, करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इंडक्टर इज जीरो। दिख भी रहा है ना, आई जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी इज जीरो। तो यहाँ पे आपने जैसे की क्लोज किया, द मोमेंट यू इंसर्ट अ की हियर, दिस कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू इंडक्टर, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, तो दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू इंडक्टर, मतलब ये इंडक्टर में से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो हो रहा है तो याद रखना, जैसे करंट फ्लो होगा तो करंट क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होने लगेगा किसमें, इंडक्टर में। तो अगर यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर, विच मीन्स कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कम हो रहा है, क्योंकि एनर्जी तो, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। होगा सिर्फ इतना कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी। तो जैसे ही हमने की को क्लोज किया, करंट स्टार्ट्स रनिंग थ्रू, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब थ्रू द इंडक्टर, एंड हेंस मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स बिल्डिंग। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी किसमें स्टोर हो रहा है, अब इंडक्टर में, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, और कैपेसिटर का क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग। तो as soon as key is closed, as soon as key is closed, capacitor starts discharging, capacitor starts discharging through inductor,
through inductor, and hence a current flows, and hence a current starts flowing कहां से? starts flowing from the inductor या through the inductor. Hence जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड. Hence a magnetic field starts developing in the inductor. Hence a magnetic field, and hence flux, magnetic flux starts developing across the inductor. Right? At certain instant of time, एक किसी instant of time पे करंट होगा I, चार्ज हो गया कम. वैसे बाय द वे आई शुड हैव रिटन इनिशियल एनर्जी लिखना चाहिए था, मैंने लिख देते हैं. तो जब ये फुल्ली चार्ज था, कौन फुल्ली चार्ज था? कैपेसिटर. तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था उस केस में व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, वो लिखना चाहिए. सो व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, हम लोग लिख देंगे व्हेन कैपेसिटर is fully charged, एनर्जी कितना है? एनर्जी क्या है? 1/2 Q square by 2C. मैं बोल रहा हूँ Q naught, where Q naught is the maximum charge on a capacitor. Q naught, I naught ये सब पीक वैल्यूज होती है. तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, की ओपन था तो करंट नहीं था तो सारा का सारा एनर्जी किसमें था? कैपेसिटर में था, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. देयर इज नो मैग्नेटिक एनर्जी बिकॉज देयर इज नो करंट. तो इनिशियली व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, यू हैव इलेक्ट्रिक एनर्जी एज Q0 square by 2C, एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज 0. हाफ Li square बोलोगे तो I तो है नहीं, देयर इज नो करंट. इफ देयर इज नो करंट, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो मैग्नेटिक एनर्जी. Now the clear. अब at a certain instant of time क्या हो रहा है? at a certain instant of time हमने की को क्लोज किया है. की को क्लोज करना मतलब कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना. कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना मतलब सर्किट में से करंट फ्लो होना. मैं काम करता हूँ, जो इंस्टेंटेनियस करंट है इसको बोल देता हूँ मैं I. याद रखना ये इंस्टेंटेनियस करंट है, ये एक सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है. मैं पीक की बात नहीं कर रहा हूँ. पीक करंट कब आएगा वो बता देता हूँ आपको, आगे लिखना ही है. जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर में जितना भी चार्ज था सब खत्म हो गया, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी पीक, मैक्सिमम करंट. और मैक्सिमम करंट होगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा. जब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, और यहाँ पे हो जाएगा 0 क्योंकि नो चार्ज इज देयर नाउ. राइट? यहाँ तक क्लियर? सो एट सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम, at certain instant of time, the current through inductor is I, and the charge on the capacitor, मैं बोलूंगा the leftover क्योंकि जो बच गया वो, the leftover charge on capacitor is Q. इनिशियल चार्ज कितना लिया तुमने? Q0. इंस्टेंटेनियस कितना है? Q. Therefore at this instant what is energy? It is Q square by 2C. इनिशियल कितना था? Q0 square by 2C था. और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी इनिशियल कितना था? 0. अब कितना होगा? हाफ Li square. तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है तो दिखाना भी चाहिए. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, यू शुड शो दिस. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ है. यस. और ये पीक फ्लक्स नहीं है. पीक फ्लक्स तब होगा जब पीक करंट होगा. पीक करंट तब होगा जब फुली डिस्चार्ज होगा. देन एट अ लेटर इंस्टेंट ऑफ टाइम द कैपेसिटर is fully discharged, and hence there is maximum current through the inductor.
at certain instant of time, at later instant of time, at later instant of time, क्या होगा? कैपेसिटर गेट्स fully discharged, capacitor gets fully discharged, gets fully discharged, and hence maximum current, hence maximum current runs through the inductor, and hence maximum current runs मतलब flows through the inductor, flows through the inductor. Let us say I0, maximum current कितना है? I0. Therefore, energies in this case will be UE equal to 0 and UB equal to half L I0 square. अगर इसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो डायग्राम दिखेगा कैसे वो भी समझ लो. इन दिस केस द डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे चार्ज हो गया 0, जो भी है अब मैग्नेटिक फील्ड है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा दिखाना पड़ेगा कंपेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि प्रीवियस में आपने इंस्टेंटेनियस करंट की बात की थी. इंस्टेंटेनियस करंट मतलब एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम वो होता है कम. जब फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो करंट थ्रू सर्किट इज मैक्सिमम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो मैक्सिमम. तो यहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा दिखाए, यहाँ पे कम दिखाए, यहाँ पे मैंने 0 दिखाया. जब फील्ड लाइन 0 दिखाए तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था. जब मैंने यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ फील्ड दिखाया तो यहाँ पे चार्ज कम कर दिया, और इस इंस्टेंट पे चार्ज कितना था? यहाँ पे Q था और करंट था I. और अब इस इंस्टेंट पे चार्ज कितना है? 0, और करंट है पीक I0. तो करंट इज पीक I0. क्लियर? क्लियर. लेकिन एक चीज हमने जो मिस कर दी, दैट इज ये जो फ्लक्स था सेल्फ इंडक्टेंस. इसलिए मैंने बोला था ना कि ये छोटे छोटे चीजें इंपॉर्टेंट है. सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? जब एक ही कॉइल हो, उसी कॉइल में से करंट चेंज होता है, उसी का फील्ड चेंज होता है, उसी का फ्लक्स चेंज होता है, वो खुद का फ्लक्स खुद के साथ लिंक्ड होता है, खुद ही में क्या हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है. और वो ईएमएफ या करंट इंड्यूस वो ओरिजिनल को क्या होता है? अपोजिट होता है. यहाँ पे भी वही होगा. व्हेन करंट थ्रू इंडक्टर वाज चेंजिंग, flux through inductor was also changing, and this flux was linked with the inductor itself, and hence an EMF was induced in the inductor. EMF induced होना मतलब current induced होना, and this induced current is opposite to the direction of original current. इसका मतलब ये कि जो करंट इंड्यूस हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा था. बराबर? क्या कर रहा था? अपोज. तो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बना है उसको अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. फिर वो क्या करेगा? वो वापस से मैग्नेटिक फील्ड को कम करता जाएगा. थोड़ा सा लिंक लगाना पड़ेगा आपको. यू हैव टू इमेजिन दिस की क्लोज किया, कैपेसिटर का डिस्चार्ज शुरू हुआ थ्रू इंडक्टर, मतलब करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर. इंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रही है. राइट. ऐसा होते होते एक स्टेज ऐसा आया कि जहां पे कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो करंट के फॉर्म में सप्लाई हो गया थ्रू इंडक्टर. मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड थ्रू इंडक्टर, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स. मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैग्नेटिक एनर्जी में. लेकिन ये जब करंट चेंज हो रहा था, करंट 0 से जब पीक वैल्यू पे जा रहा था, करंट चेंज होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना मतलब फ्लक्स चेंज होना, और ये फ्लक्स खुद ही कॉइल के साथ लिंक था. तो ये जो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल वाज चेंजिंग, इट वाज आल्सो जनरेटिंग अ बैक ईएमएफ. नाम ही दिया था हमने बैक ईएमएफ. इंड्यूस ईएमएफ इज बैक ईएमएफ, मतलब ओरिजिनल को उल्टा होता है. ओरिजिनल क्या होता है? उल्टा होता है. तो यहाँ पे एक बैक ईएमएफ जनरेट हो गया. राइट. और वो बैक ईएमएफ क्या कर रहा था? इट वाज अपोजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, अब जो ये बैक ईएमएफ जनरेट हुआ है ये क्या काम करेगा? ये वापस चार्जिंग का काम चालू कर देगा. तो पहले साइकिल में डिस्चार्जिंग हुआ, दूसरे साइकिल में चार्जिंग होगा. जब डिस्चार्जिंग हो रहा था तब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था. जब उल्टा हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है, तो मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कन्वर्ट हो रहा है. तो when the current through inductor was changing,
when current through inductor was changing, magnetic flux was also changing, and hence an EMF is induced in the coil. Coil मतलब कौन? Inductor. Hence an EMF is induced in the inductor, which is opposite in direction, किसको? to the original EMF. इंपॉर्टेंट है ये, टू द ओरिजिनल EMF. यहां तक क्लियर? दिस बैक EMF क्या करता है? बैक EMF, this back EMF opposes the change in flux, and hence it starts charging the capacitor again. So this back EMF starts charging the capacitor again, and after some time all the magnetic energy is converted back to electrostatic energy. All the magnetic energy is converted back to बताओ, back to electrostatic energy. So now what will happen is, इस केस में क्या होगा? वापस से क्या आ गई? वही सिचुएशन आ गई? नहीं, नॉट एग्जैक्टली वही. बैक ईएमएफ ओरिजिनल को उल्टा होता है, तो चार्ज का पोलैरिटी उल्टा हो गया. जो पहले पॉजिटिव प्लेट था वो अब बन जाएगा, और जो नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव. अब करंट उल्टा जाएगा. फिर अब करंट उल्टा जाएगा, और जब करंट उल्टा जाएगा तो पहले मैंने करंट कैसे दिखाया था? याद रखो, मैंने कैसे दिखाया था? क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट था और नीचे का नेगेटिव था. करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो एक साइकिल के बाद अगली साइकिल में उल्टा होगा. अब करंट ऐसा जाएगा, फिर वही प्रोसेस होगा. फिर कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा, करंट इंडक्टर में से पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी. और जब ये हो रहा है तो बैक ईएमएफ जनरेट हो गया. बैक ईएमएफ वापस से क्या करेगा? कैपेसिटर को चार्ज करेगा. तो यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहेगा. मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मैग्नेटिक एनर्जी वापस से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा, वापस मैग्नेटिक में कन्वर्ट होगा, वापस इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा. तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑसिलेशंस. तो सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी they are getting converted into each other periodically, hence this phenomena is known as LC oscillations. So since electrostatic energy and magnetic energy gets converted to each other periodically, hence the phenomena, क्या बोलोगे? The phenomena is called as LC oscillations. Done. So that is the end of this topic. बहुत सिंपल टॉपिक है, थ्योरेटिकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है. विदाउट एनी बैटरी आपने सिर्फ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लगा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में हुआ, फिर मैग्नेटिक में हुआ, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हुआ, चलता रहेगा ऐसा. Now let us go ahead to next
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर है इस चैप्टर का तो अगला टॉपिक है दैट इज रेजोनेंट सर्किट्स। रेजोनेंट सर्किट्स, अब हमको दो टाइप के रेजोनेंट सर्किट देखने हैं, लेकिन रेजोनेंट मतलब क्या पहले वो समझ लो। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? When something vibrates with maximum amplitude, that is called as resonance. अगर आपको याद होगा, हमने ये रेजोनेंस का एग्जांपल स्टेशनरी वेव्स में भी दिया था मैंने आपको। वेव्स का रेजोनेंस होना मतलब लूप फॉर्मेशन होना। स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हो? रेजोनेंस है। सोनोमीटर बॉक्स भी देखा था। फिर मैंने आपको एक फेमस एग्जांपल भी दिया था कि जब सोल्जर्स परेड करते हैं, मार्च करते हैं, तो ब्रिज पे अलाउ नहीं होता है, क्योंकि अगर ब्रिज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मार्चिंग के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गया तो ब्रिज विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड ब्रिज में कोलैप्स। तो रेजोनेंस फिजिक्स में तुम कहीं पे भी अगर मेंशन करते हो तो मतलब वही है, समथिंग इज वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और व्हाट इज दैट समथिंग, वो देखते हैं हम लोग, लेकिन याद रखना रेजोनेंस का मतलब हर जगह पे सेम है, मैक्सिमम, सम फिजिकल क्वांटिटी इज बिकमिंग मैक्सिमम। यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब क्या? रेजोनेंस का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, उससे पहले आपको याद होना चाहिए एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, E इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। इसको आपने बोल दिया था इम्पेडेंस, E इक्वल टू आई जेड। तो I इक्वल टू E अपॉन जेड। और ये जो है ना, ये एसी है। ये एसी मतलब अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग में तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी यू कैन चेंज, राइट। हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज का सप्लाई आता है, इफ यू वांट यू कैन चेंज। सिर्फ एक आपको छोटा डिवाइस लगेगा, यू कैन चेंज फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। अब देखो बात ऐसी है ना कि अगर आपको याद होगा एक्सएल, व्हाट इज एक्सएल? ओमेगा एल। व्हाट इज एक्ससी? 1 अपॉन ओमेगा सी। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई एफ। एंड व्हाट इज ओमेगा अगेन? 2 पाई एफ सी। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, अगर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो ओमेगा चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो ओमेगा चेंज हुआ, ओमेगा चेंज हुआ तो एक्सएल और एक्ससी भी चेंज होगा, एक्सएल और एक्ससी चेंज हुआ तो फिर इम्पेडेंस भी चेंज होगा, क्योंकि ये इम्पेडेंस है। इसका मतलब हम अगर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं तो इन अ वे इनडायरेक्टली क्या चेंज हो रहा है? इम्पेडेंस। तो अगर इम्पेडेंस हो जाता है मिनिमम तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम। अगर इम्पेडेंस हो जाता है मैक्सिमम, करंट हो जाएगा मिनिमम। इसको बोलते हो रेजोनेंस, राइट। तो अगर आप नोट्स देखोगे तो नोट्स में मैंने क्लियरली यही मेंशन किया है। इफ यू सी रेजोनेंस सर्किट का इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे, इन एसी सर्किट्स विद इंडक्टर एंड कैपेसिटर व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज ग्रेजुअली चेंज्ड एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी the impedance becomes maximum or minimum. This condition is known as resonance and the circuit is known as resonant circuit. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? रेजोनेंस मतलब समथिंग इज बिकमिंग मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पे व्हाट समथिंग कैन बिकम मैक्सिमम? करंट। अगर इम्पेडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है, अगर इम्पेडेंस मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम है, राइट। तो करंट और इम्पेडेंस में एक चीज मैक्सिमम हो रही है, एक मिनिमम हो रही है। तो जब भी एक क्वांटिटी मैक्सिमम हो तो उसको क्या बोलते हो? रेजोनेंस बोलते हो। तो ये याद रखना, इन एन एसी सर्किट विथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इन एन एसी सर्किट, in an AC circuit with inductor and capacitor, when frequency of the circuit is changed, when frequency of the circuit of the AC is changed gradually, slowly, is changed gradually, then at a particular frequency, at a certain frequency, जिसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाद में, then at a certain frequency क्या होता है? impedance becomes minimum, और then at a certain frequency impedance
impedance becomes maximum or minimum, becomes maximum or minimum, this is known as, क्या बोलते हो इसको, रेजोनेंस। बस इतना ही थ्योरी लिखना है, इसके बाद थ्योरी का काम ज्यादा नहीं है। दिस इज नोन एज रेजोनेंस एंड द सर्किट इज नोन एज resonant circuit, is known as resonant circuit. क्लियर। अब दो टाइप के रेजोनेंट सर्किट है, एक है सीरीज रेजोनेंस, एक है पैरेलल रेजोनेंस। तो पहले हमारा फोकस रहेगा सीरीज रेजोनेंस पे, क्योंकि हमने सीरीज सर्किट ऑलरेडी देखा है, एल सी एन आर वेयर इन सीरीज। तो उसमें हमको ज्यादा कुछ डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि उसमें बेसिक फिजिक्स क्या है। क्योंकि सीरीज में था तो करंट इज सेम, आई इज सेम, सिर्फ ईएमएफ इज नॉट सेम, आई आर इज ई आर इक्वल टू आई आर लिखा था ना, आई एक्सएल इज ई एल एंड आई एक्ससी इज EC. EMF across resistance is ER equal to IR. EMF across inductor is EL equal to IXL, and EMF across capacitor is EC equal to IXC. तो सबसे पहला जो है वो है सीरीज रेजोनेंस। और सीरीज रेजोनेंस तो हमको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमने इन डिटेल देखा है। हमने तो एवरेज पावर भी फाइंड किया था, एवरेज पावर वी ऑल्सो फाउंड आउट इन दिस केस। हमको वैसे एवरेज पावर की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट जस्ट टू नो, जस्ट टू रिमेंबर, क्या था, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। व्हाट वाज ई आर एम एस आई आर एम एस? एपरेंट पावर। व्हाट वाज कॉस फाई? पावर फैक्टर। ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई टोटल मिला के ट्रू पावर। तो हमारे पास जो एलसीआर सर्किट है उसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट। और बाय द वे, ये जो तुम रेडियो सिग्नल्स को ट्यून करते हो, मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोबाइल फोन में डिजिटल ट्यूनिंग होता है, मैं मैनुअल ट्यूनिंग की बात कर रहा हूँ। वो जो घर में रेडियो बॉक्स था उस पे ट्यूनिंग नॉब थे, खर 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 आवाज आता है, फिर सडनली बहुत ही सुरीली आवाज आती है, फिर बीच में आता है 96.5 FM, 98.3 FM। वो 96, 98.5 FM कब क्लियरली सुनाई देता है? जब फ्रीक्वेंसी मैच करते हो, मतलब जब आप इम्पेडेंस को मिनिमम करते हो, तब करंट मैक्सिमम फ्लो होता है, राइट। तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। तो एक्चुअली उस रेडियो बॉक्स के अंदर यही सर्किट है। यू आर यूजिंग एलसीआर सर्किट व्हेन यू ट्यून। जब आप नॉब को घुमाते हो, मतलब तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, और एक स्टेज ऐसा आएगा जिस स्टेज पे XL और XC हो जाएगा इक्वल, क्योंकि इम्पेडेंस क्या था, √R² प्लस XL माइनस XC²। XL और XC अगर इक्वल हो जाता है, थोड़ा सा इमेजिनेशन का पावर बढ़ाओ, मुझे हर बार लिखना नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में सामने कुछ लिखा हुआ दिखता नहीं है, खुद को लिखना पड़ता है। तो यू हैव टू इंक्रीज योर कैपेसिटी टू इमेजिन। हाँ, ये इम्पेडेंस नहीं था, ई लिखा है मैंने, इधर आई लिखना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, इम्पेडेंस। मैंने अभी बोला आपको E इक्वल टू आई जेड, तो I इक्वल टू E/Z, करेक्ट, पक्का। अब अगर मैं ट्यून कर रहा हूं, XL इज ओमेगा L, ओमेगा इज 2πf, XC इज 1/ओमेगा C, मतलब 1/2πfc। ट्यून करना मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते गए, एक स्टेज ऐसा आया XL और XC की वैल्यू हो गई सेम। वो सेम हो गई तो ये गया यहां से, तो क्या आ गया, द सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव, राइट, करेक्ट। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर ट्यूनिंग द रेडियो सेट्स। तो रेडियो सेट का ट्यूनिंग कर रहे हो, मतलब तुम यही कर रहे हो, तुम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे हो। तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बेसिकली मेकिंग श्योर कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम है। तो सर्किट का इम्पेडेंस मिनिमम है ना, सिर्फ आर ही बचा। अगर ये XL और XC की वैल्यू सेम नहीं होती तो प्लस समथिंग आता, तो वो मैक्सिमम इम्पेडेंस होता, ये मिनिमम इम्पेडेंस है। तो दिस इज व्हाट यू डू। तो चलो ठीक है, अभी धीरे धीरे थोड़ा याद रखना सीखो।
देन सर्किट कौन सा था, LCR, L, एंड देन यू हैव C, एंड देन यू हैव R। इसका तो इंटरेस्टिंगली डायग्राम भी सेम ही है, तो हमको कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे क्या था, AC, सोर्स ऑफ AC, अल्टरनेटिंग सोर्स है, यहाँ पे इंडक्टर है विथ सेल्फ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर दिखाता हूं मैं, यहाँ रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पे आगे आपके पास कैपेसिटेंस C। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट यू रिमेंबर EMF across EL, मतलब across L, across C and across R, EL, EC, ER, और करंट सब में सेम है क्योंकि सीरीज में है। और मैंने फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया था जो मैं अब ड्रॉ नहीं करूंगा। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस नो लीड नो लैग, इन केस ऑफ इंडक्टर EMF लीड्स करंट लैग्स, इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स EMF लैग्स। वेरी गुड 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 गुड। अब हमारा इंटरेस्ट है प्योरली ऑन रेजोनेंस हियर, तो हम बाकी सारे चीजें यहाँ पे वापस मेंशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोल देंगे वी नो दैट फॉर अ सीरीज LCR सर्किट, फॉर अ सीरीज LCR सर्किट तो यहाँ हम लोग सीधा बोलेंगे वी नो दैट, क्योंकि हमको पता ही तो है, सब कुछ तो पता है। क्या पता है, E = I Z, मतलब अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, where this under root of R² plus XL minus XC square is impedance, that is Z. So therefore E = IZ, therefore I = E/Z। सीरीज रेजोनेंस में हम इम्पेडेंस की वैल्यू करते हैं मिनिमम, मतलब करंट होता है मैक्सिमम, राइट। तो एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलेंगे ऑफ कोर्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी XL becomes equal to XC, therefore impedance becomes equal to under root of R² plus XL minus XL का स्क्वायर। नहीं, बराबर लिखा है, XL = XC बोला है मैंने, तो XL minus XL स्क्वायर हो गया 0। therefore Z = root of R², मतलब equal to R, correct, which means impedance is minimum, it means impedance is minimum actually वो सिर्फ R ही हो गया, अब impedance is minimum and hence current is maximum, and hence current is maximum। यहाँ तक क्लियर। तो सीरीज रेजोनेंस में इम्पेडेंस क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, राइट। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज मिनिमम, क्योंकि अगले सर्किट में मैक्सिमम होगा, याद रखना। दो सर्किट है ना, एक सीरीज है एक पैरेलल है, हम सीरीज रेजोनेंस देख रहे हैं, इसमें इम्पेडेंस मिनिमम है, करंट मैक्सिमम है। और देखो दोनों ही सर्किट्स का फ्लो एकदम सेम है। यू स्टार्ट विद द डायग्राम, you give the basic introduction, you say that impedance is minimum, current is maximum, there you will say impedance is maximum, current is minimum, and then in both the cases you find out what is the resonant frequency। हमको कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एग्जैक्टली ये होगा, XL = XC, कौन से फ्रीक्वेंसी पे होगा, वो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन फाइंड करना है हमको। तो फिर उसके बाद आ जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। The frequency at which XL is equal to XC is known as resonant frequency, right। तो XL = XC, XL is ओमेगा L, फिर मैं इसको बोलूंगा ओमेगा R, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ, इक्वल टू 1/ω/RC, राइट। नोट्स में मैंने यहाँ पे ओमेगा R नहीं लिखा है, अगले टॉपिक में लिखा है, क्यू फैक्टर में। अगला टॉपिक जो है ना, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, उसमें मैंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा को ω/R लिखा है, और इसमें मैंने नहीं लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आगे जाके इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी में लिखूंगा ना। व्हाट इज ओमेगा, 2π है, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हो, 2 पाई। तुम काम थोड़ा आसान करो, काम आसान करो, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा हाँ 1/LC, ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई एफ, कौन सा एफ, आर, कौन सा फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल गया 1/2 पाई√LC, ये आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट, क्लियर। देन अब हमको देखना है ग्राफ, ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो वहां पे भी वैसा ही है, पैरेलल रेजोनेंस में डायग्राम, डिस्क्रिप्शन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड ग्राफ। किसका ग्राफ, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता रहेगा अगर आप अलग अलग बुक्स या अलग अलग नोट्स पढ़ते हो, कंफ्यूजन का क्वेश्चन ही नहीं है। या तो तुम यहाँ पे एफ प्लॉट कर लो, या फिर यहाँ पे तुम 2 पाई एफ प्लॉट कर लो। अगर 2 पाई एफ प्लॉट करते हो तो क्या लिखोगे, 2 पाई एफ क्या होता है, ओमेगा। हाँ, तो एक्स एक्सिस पे या तो लीनियर फ्रीक्वेंसी प्लॉट हो सकता है या फिर एंगुलर, दोनों में से कोई भी एक। देयर इज नो कंपल्शन एट ऑल, नोट्स टू नोट्स लिखने का तरीका चेंज होता है, तो यू आर नॉट सपोज टू स्टिक टू वन ऑफ द नोटेशन, हमारी मर्जी है, लीनियर करो, लीनियर करो। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, उसको मैं एंगुलर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना बनेगा, 100 पाई। पाई कितना होता है, 3.14, मतलब 100 इंटू 3.14, 314। तो हमारे ऊपर है, लीनियर लिखना है तो लीनियर, एंगुलर लिखना है तो एंगुलर, लेकिन यहाँ पे करंट ही है, इट इज ऑलवेज करंट। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस हुआ मतलब इम्पेडेंस मिनिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि जो आप बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, एक ही फ्रीक्वेंसी है, एफ इक्वल टू एफ आर, जहां पे रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस हुआ मतलब यहाँ पे करंट हो गया, करंट हो गया मैक्सिमम और इम्पेडेंस हो गया मिनिमम। इससे पहले और इससे बाद में क्या था फिर, ये तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे हो ना। तो इफ यू लुक एट द ग्राफ, अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, पहले तो फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे करंट मेजर करोगे, तो इफ यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली एंड इफ यू कीप ऑन मेजरिंग द करंट, तो व्हाट यू विल नोटिस इज कि पहले जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था तो करंट भी बढ़ रहा था, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैक्सिमम आ गया, राइट। अब इसके बाद आपको मिल गया, क्या मिल गया, क्या मिल गया, रेजोनेंस मिल गया, मतलब आई इज मैक्सिमम एंड इम्पेडेंस इज मिनिमम। इसके बाद वापस से कम होने लग गया, राइट, क्लियर। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, तो जब आप ट्यूनिंग करते हो ना रेडियो के बाद, तो व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यू गेट मैक्सिमम करंट। मतलब वो सर्किट करता क्या है, वो सर्किट सिर्फ उसी करंट को अलाउ करता है जिसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंट है। मतलब दैट सर्किट अलाउज, एक्सेप्ट्स ओनली वन वैल्यू ऑफ करंट एंड दैट वैल्यू ऑफ करंट करस्पॉन्ड्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो बाकी करंट का क्या हुआ, ब्लॉक कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मतलब इट इज एज गुड एज सेइंग कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के कोई भी फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट नहीं होगी, बाकी सारे हो जाएंगे ब्लॉक, सिर्फ एक्सेप्ट एक ही होगा, frequency corresponding to resonance. So current that passes through the circuit is the current corresponding to resonant frequency, that is maximum current. तो इस सर्किट को क्या बोलते हो, एक्सेप्टर सर्किट। क्या बोलते हो इसको, एक्सेप्टर सर्किट। तो जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज द सर्किट अलाउज करंट करस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू पास थ्रू, बाकी किसी को पास होने देता नहीं है। सिंपल है, क्या डिफिकल्ट है टॉपिक में, नथिंग। हाँ, अगला थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है नहीं, ये तो नहीं लगना चाहिए था क्योंकि तुमको सब पता ही था ऑलरेडी, तुमको सारे इक्वेशन पता थे। तो फिर हमने क्या बोला, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इक्वल टू एक्सी करते जाओ, डिराइव मिल गया रेजोनेंट। नाउ वी विल डिस्कस पैरेलल रेजोनेंस। कौन सा, पैरेलल रेजोनेंस। तो सेकेंड टाइप ऑफ सर्किट इज पैरेलल रेजोनेंस।
तो इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे तीनों थे सीरीज में, वहां पे दोनों है पैरेलल में, तीनों नहीं दोनों। हम रजिस्टर कनेक्ट नहीं करते वहां। इन रियलिटी हम सीरीज एलसीआर में भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करते हैं। तो कहां से आया? जो वायर्स आप यूज करोगे कनेक्शंस के लिए सीरीज में होता है वो। तो इन रियलिटी बात यह है कि हम एक्स्ट्रा लगाते नहीं है। अभी वो वायर्स तुमने जो यूज किए उसका खुद का रेजिस्टेंस था, इंडक्टर कॉइल बनाया उसका रेजिस्टेंस था, ये सारे के सारे जाते हैं सीरीज में। तुमने जो सोर्स लगाया है, मैंने बताया था सोर्स का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो वो भी किसमें होता है? सीरीज में। तो अब हमारे पास इस सर्किट में दो ही चीज है, एक है इंडक्टर, एक है कैपेसिटर। और याद रखना ये इंडक्टर और कैपेसिटर, इन दोनों का, इंडक्टर का खासकर, तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता नहीं है, लेकिन इंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं है। इट इज अ प्योर इंडक्टर। जिस किसी मेटल से तुमने बनाया है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या है? निग्लिजिबल। ओके, तो ऐसा है। अभी दोनों में से एक ब्रांच में आप कैपेसिटर दिखा दो और एक में आप इंडक्टर दिखा दो। ऐसा कंपलसरी नहीं कि ऊपर तुमको इंडक्टर ही दिखाना है, पैरेलल तो पैरेलल है। तो यहाँ पे इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस इज एल, और ऊपर की ब्रांच में दिखा देता हूं मैं करंट। यहाँ गया कैपेसिटर सी। अगर यहाँ पे तुमने डीसी सोर्स लगाया होता तो तुम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिखाते। एसी में करंट का डायरेक्शन कभी दिखाते नहीं है, वो हाई बाई डायरेक्शनल फ्लक्चुएटिंग करंट है। आगे दिखाया फिर पीछे दिखाना पड़ेगा, फिर आगे दिखाया फिर पीछे दिखाना पड़ेगा, फिर आगे दिखाया फिर पीछे दिखाना पड़ेगा, तो दिखाते ही नहीं है। लेकिन इमेजिन ये डीसी होता तो ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे करंट होता आई, ऊपर से आता आई सी, ये आता आई एल, टोटल करंट होता आई सी प्लस आई एल, बराबर। यहाँ पे वो चलेगा नहीं। तो जो जो गलती होने के सोर्स है मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो डीसी करंट था, उसमें डायरेक्शन एक ही था, उसमें लीड लैग का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। लीड लैग आता है एसी सर्किट्स में। यहाँ पे हमको लीड लैग का सोचना पड़ेगा, तब जाके करंट का इक्वेशन बनेगा। वैसा नहीं बनेगा, थोड़ा अलग बनेगा। यहाँ तक क्लियर? नंबर 2, सीरीज में करंट सेम होता है, राइट, ईएमएफ सेम नहीं होता है। पैरेलल में उल्टा होता है, ईएमएफ सेम होता है और करंट सेम नहीं होता है। ईएमएफ, और तुमको पता है तुम पैरेलल में 10 कंपोनेंट लगा दो, सबका ईएमएफ कितना होता है? सप्लाई, जितना तुमने सप्लाई किया उतना। लिखा था ना ऐसा, V1 V2 V3 V4 इज ऑल इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ EL, व्हाट इज EL? IXL। EC, व्हाट इज EC? IXC, बराबर। तो I क्या आ गया यहाँ से? EL अपॉन XL, और यहाँ पे क्या आ गया? हाँ बोलो, I इक्वल टू EC अपॉन XC। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बोला कि जब पैरेलल में हो तो EMF इज सेम, व्हाट इज नॉट सेम? करंट। तो ये जो है ना, ये इधर लगाना पड़ेगा और इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, करंट थ्रू इंडक्टर एंड करंट थ्रू कैपेसिटर। तो ये याद रखना, इधर ये L और यहाँ पे ये C कंपलसरी है। फिर बाद में तुमने लिखा आई एल इक्वल टू EL अपॉन XL, आई सी इक्वल टू E अपॉन XC, बट EL एंड EC आर सेम। तो E और E, क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का, श्योर श्योर। टोटल करंट इज करंट अक्रॉस C एंड अक्रॉस L। एडिशन नहीं, एडिशन नहीं, मतलब तो क्या होगा? एडिशन तो नहीं होगा। गोइंग बैक टू LCR सर्किट, LCR सर्किट में हमने 3 कंडीशंस की बात की थी। हमने करंट का डायरेक्शन फिक्स किया था, याद है? हमने वहां पे करंट का डायरेक्शन फिक्स किया था अलोंग एक्स एक्सिस। फिर हमने बोला कि अगर रेजिस्टिव होगा तो सेम डायरेक्शन, इंडक्टिव होगा तो EMF लीड्स, कैपेसिटिव होगा तो करंट लीड्स, बराबर। यहाँ उल्टा करते हैं, यहाँ पे करंट की जगह पे EMF का डायरेक्शन फिक्स करते हैं। ऐसा क्यों? 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है नहीं, मतलब यहाँ पे
नो लीड नो लैग तो होने ही नहीं वाला, या तो लीड होगा या तो लैग होगा। कौन लीड होगा? करंट। या कौन लैग होगा? करंट। ईएमएफ तो सेम है ना, वो आइडिया ही वो है कि दोनों के अक्रॉस ईएमएफ सेम है। तो वहां पे करंट सेम था तो तुमने करंट का एक्सिस फिक्स किया था। क्यों फिक्स किया था करंट का एक्सिस? क्योंकि करंट सेम था, वो सीरीज कॉम्बिनेशन था। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो सेम कौन होता है? हाँ, तो फिर ये ट्रिक होता है टू अंडरस्टैंड फेजर डायग्राम कि जो सेम है उसका डायरेक्शन फिक्स कर दो तुम, कौन सेम है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे हम फिक्स क्यों करेंगे? ईएमएफ को। तो लेट अस फिक्स द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ये आ गया आपका ईएमएफ का डायरेक्शन। अब आपके पास दो करंट्स है, एक है आईसी एक है आईएल। मुझे पहले बताओ, इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? तो करंट को मैं यहां दिखाऊंगा, यह आ जाएगा आई एल। और कैपेसिटर सर्किट में कौन लीड करता है? तो मैं यहां दिखा दूंगा किसको? आईसी। तो अब इसमें वापस से तीन केस बनेंगे, जैसे वहां पे तीन थे। EL इक्वल टू AC, EL ग्रेटर देन AC एंड EL लेस देन AC। यहाँ पे भी वही आएगा, IC इक्वल टू IL, IC ग्रेटर देन IL और IC लेस देन IL। हम एक ही केस डिस्कस करेंगे, दैट इज IC ग्रेटर देन IL। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें IC करंट थ्रू कैपेसिटर, करंट थ्रू कैपेसिटर इज ग्रेटर देन करंट थ्रू इंडक्टर। तो ये आ गया IL। जैसे वहां पे हमने EL और EC का रिजल्टेंट निकाला था, यहाँ पे IC और IL का रिजल्टेंट आएगा ऊपर की डायरेक्शन में, दैट इज IC माइनस, दिस इज IC माइनस IL। मिल गया करंट आपको? दिस इज व्हाट, दिस इज रिजल्टेंट करंट। तो तुम जो बोल रहे थे ना IC प्लस IL इक्वल टू I, therefore net current is IC minus IL। और अगर तुम IL ग्रेटर देन IC लेते तो IL माइनस, हाँ, तो यहां से स्टार्ट होगा, लेट IC is greater than IL, therefore net current is IC minus IL, इक्वेशन नंबर 1। या एक काम करो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का A, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का B, राइट। तो थोड़ा सा लिंक हमेशा यहाँ पे रखना। ये सब क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज रेजोनेंस? याद दिलाना पड़ेगा बीच बीच में, क्यों कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज रेजोनेंस? इम्पेडेंस की वैल्यू या तो मैक्सिमम या तो, अब मिनिमम वैल्यू का तो हो गया LCR। उसमें तो हमको पता था ना इम्पेडेंस का इक्वेशन, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। तुमने लेकिन पैरेलल सर्किट्स देखे क्या अभी तक? मतलब तुमको पैरेलल सर्किट्स में इम्पेडेंस का फॉर्मूला पता है क्या? नहीं पता, तो इसके लिए कर रहे हैं सब। अभी हमको यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से क्या फाइंड करना है? इम्पेडेंस करना है। तो ये जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू डू। वही भूल गया क्या करना था, गजनी इफेक्ट हो गया है। तो फिर ये पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1A 1B दोनों यूज कर रहा हूं मैं, 1 एंड 2। करंट इज IC माइनस IL, लेकिन IC क्या है? E अपॉन XC, और ये क्या है? E अपॉन XL। E आ गया बाहर, 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL। व्हाट इज इम्पेडेंस? E बाय I, E इक्वल टू IZ, तो E बाय I इज Z, बराबर। व्हाट इज इम्पेडेंस? मुझे क्या पता? तो पता करो फिर, तुमको नहीं पता तो। देयरफॉर इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, 1 अपॉन XC माइनस XL इक्वल टू E बाय I। और ये क्या होता है? मिल गया इम्पेडेंस आपको। देयरफॉर इम्पेडेंस हियर इज 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL। क्लियर है तक? ये क्या है?
इम्पेडेंस है, इसको तुम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लो। व्हाट इज एक्स सी? 1/ओमेगा सी। तो 1/1/ओमेगा सी। और व्हाट इज एक्सएल? नहीं, 1/ओमेगा नहीं, ओमेगा एल। तो 1/एक्सएल इज 1/ओमेगा एल। 1/1/, ये कहाँ जाएगा? ऊपर, यहाँ नहीं, इधर। Therefore you have z equal to 1/ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल। ये मिल गया आपको इम्पेडेंस। सीरीज में इम्पेडेंस मिनिमम हुआ था कि मैक्सिमम? यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है? जब डिनोमिनेटर जीरो हो, बिकॉज एनीथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी, राइट? तो इम्पेडेंस मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर जीरो हो। तो फॉर z टू बी मैक्सिमम, denominator should be 0. Denominator must be 0. So therefore, what is denominator? Omega c minus 1/omega l equal to, therefore omega c equal to 1/omega l, therefore omega square equal to 1/lc। और ये सब जब हुआ उसको क्या बोला हमने? रेजोनेंस। क्या बोला उसको हमने? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? r। तो therefore omega r equal to 1/√LC। What is omega r? 2 pi f। तो 2 pi fr equal to 1/√LC। therefore fr equal to 1/2 pi√। तो यहाँ पे भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन सेम है, डिफरेंस है कंडीशंस में। वहां पे इम्पेडेंस मिनिमम था, यहाँ पे इम्पेडेंस मैक्सिमम है। उसका इम्पेडेंस हमने पहले से ही फाइंड करके रखा था, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी²। यहाँ पे इम्पेडेंस आया आपके पास 1/1/xc माइनस 1/xl, मतलब 1/ओमेगा-c माइनस 1/ओमेगा-l। अब इम्पेडेंस यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम इम्पेडेंस कब होता है? जब डिनोमिनेटर जीरो हो, क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी। तो जीरो हुआ मतलब ओमेगा-c माइनस 1/ओमेगा-l इज जीरो। तो ओमेगा-c इज 1/ओमेगा-l। तो ओमेगा इंटू ओमेगा-s, ओमेगा स्क्वायर। तो वापस मिल गया fr इक्वल टू 1/2 pi√LC। क्योंकि यहाँ पे इम्पेडेंस मैक्सिमम है तो करंट करस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वहां पे क्या था? करंट करस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाज मैक्सिमम। यहाँ पे करंट करस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी मिनिमम। वहां पे जब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो करंट इनिशियली बढ़ रहा था, फिर मैक्सिमम आया, फिर वापस से क्या हुआ? कम हुआ। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे तो करंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। रेजोनेंट पे मिनिमम हो गया, फिर वापस से बढ़ गया, फिर वापस से बढ़ने लग गया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है at which current is minimum is known as resonant frequency। ये रिजेक्टर सर्किट है। पिछले केस में, पिछले सर्किट ने एक ही फ्रीक्वेंसी को पास किया, बाकी सबको ब्लॉक कर दिया। इसने एक ही फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक किया, बाकी सबको पास कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ सर्किट blocks only one frequency and allows all other frequencies, and series में it allows only one frequency and blocks all other frequencies। इसको बोलते हो रिजेक्टर सर्किट। रिजेक्टर सर्किट मतलब कौन सा? पैरेलल रेजोनेंस। इसमें इसको बोलते हो एक्सेप्टर, मतलब कौन सा? सीरीज LCR, दैट इज एक्सेप्टर, दिस इज रिजेक्टर। क्लियर यहाँ तक? अब एक लास्ट टॉपिक जो 2 मिनट का भी काम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, नहीं तो 10 मिनट लगेंगे। दैट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसको क्यू वैल्यू भी बोलते हैं। क्यू वैल्यू बोला है कि क्यू फैक्टर बोला है? क्यू फैक्टर। क्यू वैल्यू उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में था ना, क्यू वैल्यू याद है? क्यू वैल्यू नहीं याद है? एनर्जी रिलीज्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिवाइज कर लेना वो। तो एनीवेज ये जो है, ये और पिछला केस एक ही चीज है, दे आर नॉट डिफरेंट। अब देखो, सिर्फ
सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट न्यू इंट्रोड्यूस होंगे। हमने अभी अभी देखा कि अगर मैं सीरीज एलसीआर लेता हूं, मैं अगर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करता हूं, तो कौन सा फ्रीक्वेंसी था, एफ। अभी क्या कर रहा हूं, ओमेगा। एक ही बात है। यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, करंट। तो नेचर ऑफ द ग्राफ तो चेंज होने से रहा, नेचर तो वही रहेगा, बराबर। हम लोग, हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है ईएमएफ का, E इक्वल टू आई बाई जेड। जेड क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर तुमको पीक वैल्यू के टर्म में लिखना है तो तुम E0 I0 लिख सकते हो, इफ यू वांट टू राइट डाउन देन, अदरवाइज इट इज ओके। नाउ एज यू चेंज द फ्रीक्वेंसी, मतलब तुम एफ चेंज करोगे तो तुम ओमेगा चेंज करोगे। तो जैसे तुम ओमेगा चेंज कर रहे हो, इफ यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, यू आर प्रैक्टिकली चेंजिंग एक्सएल एंड एक्ससी, बराबर। तो एक्सएल और एक्ससी या ओमेगा की वैल्यू चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। करंट और ईएमएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, पावर। तो प्रैक्टिकली क्या चेंज हो रहा है, पावर चेंज हो रहा है, सही है। और याद रखना, जब आपके पास रेजोनेंस आया तो पावर हो गया मैक्सिमम। क्या हो गया, मैक्सिमम। तो इसको अब ऐसा इमेजिन करो कि जब तुम ट्यून करते हो, मतलब तुम जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, एक्सएल एक्ससी तो चेंज हो रहा है, इम्पेडेंस तो चेंज हो रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है, लेकिन पावर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट और ईएमएफ का प्रोडक्ट क्या है, पावर। एक्चुअली पावर इज चेंजिंग। तो एट द पीक, मतलब एट रेजोनेंस पावर इज मैक्सिमम। तो ये एट रेजोनेंस क्या आ गया, मैक्सिमम पावर आ गया। तो मैं इसको बोल दूंगा ये पी मैक्स का पॉइंट है। किसका पॉइंट है ये, पी मैक्स। और अभी इतने दिन से हम लोग ये सब देख रहे हैं, तो मुझे बताओ व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, E0। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इनटू पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम पावर, पी मैक्स, सही है। अब अगर मैं इन सब वैल्यूज में से, ओमेगा की सब वैल्यूज में से ऐसी वैल्यू ढूंढता हूं जिसके लिए पावर है हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर, पावर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर। So what we will do is we will change the frequency gradually. We will find out a frequency for which the power is half of maximum. तो बुक में लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, वो पढ़ने के बाद खुद को सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों बोला होगा। उन्होंने बोला है we will find the value of frequency for which the amplitude is 1/√2 of the peak, लिखा है उसमें। We will find the value of frequency for which the amplitude is 1/√2 of the peak. 1/√2 क्यों बोला, लुक यहाँ ध्यान दो। मैं अगर हाफ पावर की बात कर रहा हूं, लेट अस से आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ पावर, तो पी मैक्स क्या होगा, सॉरी पी क्या होगा, पी मैक्स बाय 2। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ पावर मतलब पी मैक्स बाय, लेकिन पी मैक्स क्या है, E0 I0 बाय 2। कैन आई राइट डाउन E0 बाय √2 इंटू I0 बाय √2? वहां पे क्या लिखा है, वहां बोला है कि तुम फ्रीक्वेंसी ऐसा ढूंढ रहे हो जिसके लिए एम्पलीट्यूड इज 1/√2 ऑफ द पीक। तो उनको बोलना था कि हाफ पावर ढूंढ रहे हो तुम। क्या ढूंढ रहे हो तुम, हाफ पावर। हाफ पावर पे अपने आप एम्पलीट्यूड बाय √2 हो जाएगा। हाफ पावर पे एम्पलीट्यूड विल बी 1/√2 ऑफ पीक। यहाँ तक क्लियर। अब इमेजिन वो जो फ्रीक्वेंसी है जिसपे पावर हाफ ऑफ मैक्सिमम है, या जिसपे एम्पलीट्यूड या पीक का 1/√2 है, वो हमको मिल गया यहाँ। कहाँ पे, सम वैल्यू, इसको बोल देता हूं मैं ω1। क्या बोल रहा हूं मैं इसको, ω1। लेकिन तुम नोटिस करोगे, इफ यू नोटिस, ऐसी तो दो वैल्यू है, फिर यहाँ पे भी एक वैल्यू आएगी। तो एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले आएगी, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बाद में आएगी। तो ऐसे तो दो वैल्यूज है। और ये जो गैप है, ये क्या है, स्मॉल है। तो स्मॉल को क्या बोलते हो, लेकिन किसका गैप है, फ्रीक्वेंसी का। तो क्या बोलोगे, डेल्टा ओमेगा। तो आपको जो दो फ्रीक्वेंसी मिल रही है जहां पे पावर हाफ ऑफ मैक्सिमम है, वो कौन सा है, एक है ω1 माइनस डेल्टा ओमेगा, बराबर ना। नहीं, और तो बताओ, अरे रुको, वहां पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा। चलो नंबर के साथ समझ लेते हैं।
मान लो ये 50 है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है। इमेजिन हाफ पावर आपका 49 पे आया और 51 पे आया, किस पे आया, और तो 49 को कैसे लिखोगे तुम, 50 माइनस 1, 50 क्या था ओमेगा आर, 1 क्या था डेल्टा ओमेगा, तो ओमेगा 1 क्या मिलेगा, ओमेगा आर माइनस माइनस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 क्या मिलेगा, बराबर, सही है। और बुक में उल्टा लिखा हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में उल्टा लिखा है, ओमेगा 1 के साथ माइनस आना चाहिए, उन्होंने क्या लिख दिया प्लस, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक का लिखा है एज इट इज सो दैट यू कैन करेक्ट दैट, तो करेक्शन कर लो, ओमेगा 1 में माइनस और ओमेगा 2 में प्लस। यहाँ तक क्लियर। ये जो डेल्टा ओमेगा की तुम बात कर रहे हो इसको बोलते हो बैंडविड्थ, क्या बोलते हैं इसको, तो दिस डेल्टा ओमेगा इज नोन एज बैंडविड्थ, क्या बोलते हैं इसको, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। अब ये जो दो इक्वेशन है, सपोज मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लूं, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विच इज ओमेगा आर ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसल, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। आ गया क्लियर यहाँ तक, पक्का 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 श्योर, ऐसा ही दिया है ना उसमें, दिया कैसा, हाँ मैंने बोला वो गलत लिखा है ना उधर, तो करेक्शन क्यों करवाया फिर, राइट, तो करेक्शन ही उसके लिए किया हमने, गलत लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में। यहाँ तक क्लियर। अब हमको डिफाइन क्या करना था, क्या डिफाइन करना है, क्यू फैक्टर, कुछ नहीं है, रेजोनेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ है, तो क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू दैट ऑफ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या था डेल्टा ओमेगा, राइट, तो बैंडविड्थ तुमने फाइंड कर लिया, और सिर्फ बैंडविड्थ को ट्वाइस दिया है कि सिंगल दिया है वो देखना पड़ेगा मेरे को, ट्वाइस दिया है ना, क्योंकि कुछ कुछ बुक में सिंगल दिया हुआ है उसको, तो दैट इज द रीजन। हाँ ओके, तो बैंडविड्थ मतलब 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा। तो क्यू फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू दैट ऑफ बैंडविड्थ, एंड बैंडविड्थ इज 2 डेल्टा ओमेगा, बैंडविड्थ इज 2 डेल्टा ओमेगा। तो आइडिया ये है, रेजोनेंस पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम पावर, हमने सोचा कि चलो मैक्सिमम पावर का हाफ कब मिलता है, मैक्सिमम पावर का हाफ मतलब पीक एम्पलीट्यूड बाय √2, क्योंकि ये देखा हमने मैक्सिमम पावर का हाफ लिया तो E0 बाय √2 और I0 बाय √2 आता है, लेकिन ये दो फ्रीक्वेंसी के लिए होगा, एक फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम है, एक फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से ज्यादा है, मतलब एक ओमेगा 1 है, एक ओमेगा 2 है, ओमेगा 1 क्या आएगा ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 क्या आएगा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, इन दोनों को क्या कर दिया सबट्रैक्ट, तो ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 क्या मिला 2 डेल्टा ओमेगा, इसको क्या बोल दिया बैंडविड्थ। क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू दैट ऑफ bandwidth. So by this end of the theory part of this chapter,